दोस्तों, एप्स्टाइन फाइल्स ने पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर रखा है। कहीं यहां जाने वालों को आदमखोर कहा जा रहा है तो कहीं किसी खुफिया शैतानी फिरके के पैरोकार दुनिया भर के नामवर लोगों की तस्वीर और ईमेल्स इंटरनेट पर वायरल हैं, जिनसे उनकी नेकनामी और शोहरत सब दागदार हो चुकी है। बरतानवी बादशाह के भाई को जिनसी दरिंदा कहा जा रहा है तो नॉर्वे की होने वाली मलिका भी एप्स्टाइन फाइल्स में अपनी ईमेल्स खुलने पर मुंह छुपाती फिर रही हैं। इन फाइल्स के नाम पर अमेरिका से लेकर बरतानिया और पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक के नामों को घसीटा जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें झूठी और मनगढ़ंत भी हैं। एआई और डीप फेक से बनी तस्वीरें भी मशहूर लोगों और मुखालिफिन को दागदार करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। झूठी ईमेल्स और किस्से कहानियों से भी दूसरों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोगों का सिर्फ ईमेल्स में जिक्र दिखाकर भी उन्हें मुजरिम ठहराया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम मशहूर शख्सियात के हवाले से बताई गई झूठी कहानियों का पोस्टमार्टम करते हैं। जेफरी एप्स्टाइन नामी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने 1998 में कैरेबियन समुंदर के दरमियान $8 बिलियन लगाकर एक जजीरा खरीदा जिसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है। दुनिया के लिए ये अमीरों की तफरीका थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों के लिए ये तारीख का सबसे बड़ा हनी ट्रैप ऑपरेशन था। हनी ट्रैप जासूसी की दुनिया का वो कदीम तरीका है जिसमें दुश्मन या ताकतवर शख्स को हुस्न के जाल में फंसाकर उसकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उसे सारी जिंदगी अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। इस जजीरे पर जाने वाले जानते थे कि वो अयाशी करने जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दीवारों में छुपे कैमरे उनकी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। इस हनी ट्रैप ऑपरेशन के लिए जेफरी एप्स्टाइन को ट्रेन किया गया था इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने। यहां बनने वाली वीडियोस को इस्तेमाल करके मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर की मशहूर शख्सियात को ब्लैकमेल करते रहे और अपनी मर्जी के काम निकलवाते रहे। तो बहुत से ममालिक के सियासतदानों और ओहदेदारों ने जिनसी हवस में या फिर ब्लैकमेल होकर अपने मुल्क की मफादात और राज मोसाद के हाथों दे दिए। तो दोस्तों, एप्स्टाइन फाइल्स में दीगर सियासतदानों की तरह इमरान खान का भी जिक्र आया तो इंटरनेट दर्जनों किस्म की कहानियों से भर गया। कहा गया कि इमरान खान का नाम एप्स्टाइन की दोस्तों की लिस्ट में मौजूद है। मुखालिफिन ने एक तस्वीर को बतौर सबूत पेश किया जिसमें इमरान खान जेफरी एप्स्टाइन की पार्टनर और जुर्म में बराबर की शरीक गैसलिन मैक्सवेल के साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। साथ ही वसीम अकरम के एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल किया गया जिसमें वो कह रहे थे कि हम एक प्राइवेट जेट में जजीरे पर गए। ये मवाद दिखाकर आम पाकिस्तानी के जहन में शक का बीज बो दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जरा इस साजिश का पोस्टमार्टम करते हैं। जब इंटेलिजेंस की सतह पर जाकर हकाइक को देखा गया तो कहानी उलट निकली। वो तस्वीर जिसमें इमरान खान गैसलिन मैक्सवेल के साथ है वो एप्स्टाइन के जजीरे की नहीं बल्कि लंदन के मशहूर सेवॉय होटल की है। और ये तस्वीर 2004 या 5 की नहीं बल्कि 28 अक्टूबर 1990 की है। उस वक्त इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार थे और वो एक फैशन शो और चैरिटी इवेंट में शरीक थे जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। तब एप्स्टाइन का ये घिनौना नेटवर्क इस शक्ल में मौजूद भी नहीं था। रही बात वसीम अकरम के इंटरव्यू की तो मुकम्मल तहकीक से पता चला कि वसीम अकरम वेस्ट इंडीज के दौरे की बात कर रहे थे जहां वो टीम के साथ गए थे और जिस बिजनेसमैन के जहाज को वो जिक्र कर रहे थे वो कोई और था, ना कि जेफरी एप्स्टाइन। He took us and one of his friends, she, a female, took us to the airport and she had her own plane. So we sat on a private plane, about 45 minutes ride into a deserted island. There was a runway there and apparently the island was owned by her dad, who was, I think, into a logging business. इमरान खान तो 1992 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से रिटायर भी हो गए थे। तो वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान वो वसीम अकरम के साथ जिस जजीरे पर गए थे वो एप्स्टाइन का बदनाम जमाना घर नहीं था बल्कि कोई और जजीरा था, क्योंकि ये दौरा सन 1988 में हुआ था जबकि एप्स्टाइन ने ये जजीरा 1998 में खरीदा था। मगर यहाँ एक बहुत गहरा राज छुपा है। अगर इमरान खान का नाम लिस्ट में नहीं था तो फिर एप्स्टाइन की लीक होने वाली हजारों ईमेल्स में पाकिस्तान का जिक्र क्यों आया? यहां डीप स्टेट की असल साजिश बेनकाब होती है। एप्स्टाइन की ईमेल्स में वाकई पाकिस्तान का जिक्र है, लेकिन इमरान खान के किसी स्कैंडल के हवाले से नहीं बल्कि 2018 की एक ईमेल में जेफरी एप्स्टाइन, जो कि अब साबित हो चुका है कि सेहूनी ताकतों का अलायकार था, उसने इमरान खान के इख्तिदार में आने पर तशवीश का इजहार किया था। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक एप्स्टाइन के नेटवर्क इमरान खान को वेस्टर्न एलीट के लिए एक थ्रेट या खतरा समझता था, क्योंकि वो इनके रिवायती कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। इसके अलावा एक ईमेल में एप्स्टाइन ने अपनी असिस्टेंट को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तानी शलवार कमीज के 5 सेट खरीदना चाहता है। ये ईमेल उसने पाकिस्तान की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ट्रैंक्युलस के सीईओ जुबैर खान को की थी। यानी एप्स्टाइन का पाकिस्तान के कुछ हलकों से राब्ता जरूर था, मगर इमरान खान को इस गंद में मुलव्वस करना महज एक सियासी प्रोपेगेंडा और किरदार कशी की मुहिम थी। यही खेल सरहद के उस पार इंडिया के साथ भी खेला गया। एप्स्टाइन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने पर
भारत में भूचाल आ गया। इंडियन कांग्रेस और मुखालिफिन ने दावा किया कि मोदी का नाम भी इन ईमेल्स में मौजूद है, मगर सच्चाई क्या है? क्या मोदी जजीरे पर गए? जवाब है नहीं। लेकिन एप्स्टन ने अपनी ईमेल्स में यह दावा जरूर किया कि इसके पास नरेंद्र मोदी तक रसाई है। वो अपने अमेरिकी और यहूदी क्लाइंट्स को यह यकीन दिला रहा था कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए इंडिया के बड़े हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। एप्स्टन खुद को एक मिडिल मैन या दलाल के तौर पर पेश कर रहा था, जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने वाली अरबों डॉलर्स के दिफाई और तिजारती मुआहिदों में कमीशन खाना चाहता था। यह इस बात का सबूत है कि एप्स्टन सिर्फ जिस्मों का सौदागर नहीं था, बल्कि वो मोसाद के इशारों पर सियासतदानों को नचाता था। मोदी के केस में यह तो बात 100% हकीकत है, क्योंकि एप्स्टन ने बताया कि इसने नरेंद्र मोदी को इजराइल जाने और वहां नाचने जैसी हिदायत की ताकि मोदी को अपने मकासद में कामयाबी हो। और मजे की बात यह कि मोदी ने ऐसा ही किया, यानी एप्स्टन के इशारों पर नाचता रहा। और यही सपोर्ट थी जिसकी वजह से एक आम सा फाइनेंशियल एडवाइजर इतना ताकतवर हो गया कि वो मुल्कों के वज़ीर आज़म और सदूर के बारे में ऐसे दावे करता था। जेफरी एप्स्टन की पूरी सल्तनत दरअसल मोसाद और ज़ायनिज़्म के सतूनों पर खड़ी होती थी। इसकी पार्टनर गसीलन मैक्सवेल का बाप रॉबर्ट मैक्सवेल इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा जासूस माना जाता था। इंटेलिजेंस जराए बशमूल साबिक इजरायली जासूस आरबिन मिनाशेर ये दावा करते हैं कि रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बाद इसकी बेटी गैसलन और एप्स्टन ने वही काम जारी रखा। इनका मिशन था मगरिब के ताकतवर लोगों को फंसाना और इसे अमेरिका और यूरोप की खारजा पॉलिसी को इजराइल के हक में मोड़ना। यानी एप्स्टन की वफादारी अमेरिका के आइन के साथ नहीं बल्कि तेल अवीव के साथ थी। यही वजह है कि 2008 में जब एप्स्टन पहली बार पकड़ा गया तो FBI और अमेरिकी महकमा इंसाफ ने इसे एक इंतहाई मामूली सजा देकर छोड़ दिया। इसे बचाने वाले हाथ बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि वो कानून की गर्दन दबोच सकते थे। इस साजिश का सबसे खौफनाक और मालियाती पहलू लीबिया के साथ जुड़ा है। नाज़रीन, ये सिर्फ लड़कियों और वीडियोस का मामला नहीं था, ये मुल्कों के खजाने लूटने का मामला था। एप्स्टन फाइल्स और तहकीकाती रिपोर्ट से यह इंकशाफ हुआ कि जेफरी एप्स्टन लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी के मुंजमद असासों यानी कि फ्रोजन एसेट्स को हथियाने की कोशिश कर रहा था। कज़ाफ़ी की हुकूमत गिरने के बाद लीबिया के तकरीबन $80 बिलियन के असासे दुनिया भर में फ्रीज कर दिए गए थे, जिनमें से $32 अरब सिर्फ अमेरिका में थे। एप्स्टन ने लीबिया में साबिक ओहदेदारों से खुफिया मुलाकातें की और उन्हें पेशकश की कि वो अपने सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल करके पैसा रिलीज करवा सकते हैं, बशर्त यह कि इसे इसमें भारी कमीशन दिया जाए। हैरत की बात यह है नाज़रीन कि इस डील में इसे बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 और इजरायली मोसाद के साबिक एजेंट्स की मदद हासिल थी। वो लीबिया के अवाम का पैसा लूटकर इसे खुफिया ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ये एप्स्टन का वो चेहरा है जो मीडिया आपको नहीं दिखाता। ये एक फाइनेंशियल हिटमैन जो जंगज़दा मुल्कों की लाशों से पैसा निचोड़ रहा था। अब आते हैं उन नामों की तरफ जो इस लिस्ट में शामिल तो हैं लेकिन शायद मुजरिम नहीं है। हमें यह समझना होगा कि एप्स्टन ने अपने गिर्द एक ऐसा हसार बनाया था जिसमें बड़े बड़े साइंसदान और फनकार भी फंस गए थे। स्टीफन हॉकिंग का नाम ईमेल्स में आया, माइकल जैक्सन का नाम आया, यहां तक कि नोबेल इनाम याफ्ता लोग भी इस जहाज में बैठे। लेकिन इन फाइल्स के मुताबिक हर वो शख्स गुनाहगार नहीं था। जैसे कि माइकल जैक्सन के बारे में गवाह ने बताया कि वो जजीरे पर आया था मगर उसने किसी भी किस्म की सर्विसेज लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन एप्स्टन की चाल ये थी कि वो इन मुअज़्ज़िज़ लोगों को अपने साथ बैठाकर तस्वीर बनवाता था ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो कितना मोतबर आदमी है, और इसी साख को इस्तेमाल करके वो नए शिकार फंसाता था। ये सोशल प्रूफ का सबसे शैतानी इस्तेमाल था। लेकिन इस पूरी कहानी का अंजाम सबसे बड़ा मुअम्मा है। 2019 में जब एप्स्टन को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया की अशराफिया की नींदें उड़ गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह खबर आई कि जेफरी एप्स्टन ने जेल की कोठरी में खुदकुशी कर ली है। लेकिन यह खुदकुशी नहीं, एक नामुमकिन वाकया था। जिस सेल में उसे रखा गया था वहां खुदकुशी का सामान गायब होना चाहिए था, लेकिन वो वहां मौजूद था। उस रात जेल में दोनों गार्ड जो कि हाई अलर्ट पर होने चाहिए थे पुरस्कार तौर पर सो गए। जेल के कैमरे जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते थे ऐन उस वक्त खराब हो गए जब उसकी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम में उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जो आमतौर पर फांसी या खुदकुशी में नहीं टूटती बल्कि तब टूटती है जब किसी का गला ताकत से घोंटा जाए। ये तमाम शवाहिद चीख चीख कर कह रहे हैं कि एप्स्टन मरा नहीं बल्कि उसे माइनस किया गया है।
اسے خاموش کرایا گیا تاکہ وہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے جو مغرب کے جمہوریت پسند چہروں کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ کچھ سازشی نظریات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید اسے جیل سے نکال کر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہو، جیسا کہ اکثر ہائی پروفائل انٹیلیجنس اثاثوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی مکمل سچ جان پائیں گے یا پھر تاریخ کے اوراق میں یہ بھی ایک انسلجھی پہیلی بن کر رہ جائے گا؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔